हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्लास 10th स्टैंडर्ड पे बैलेंस कैसे करें, ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और मन करे तो शेयर भी कर देना, प्लस वो घंटी वाला बटन भी दबा देना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि वाई केमिकल इक्वेशंस आर टू बी बैलेंस्ड। हमें बैलेंस करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो बैलेंस करने की जरूरत यह है कि क्लास 10th में आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन बताने वाला है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जिन इक्वेशंस को हम यहां पे बैलेंस करेंगे, आप उन इक्वेशंस को लिखते रहेंगे और हमारे साथ में ही बैलेंस करेंगे। पहले एक इक्वेशन को समझ लेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल प्रोसेस हम भी बैलेंस करेंगे और आप भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अपना पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये रट्टा मारा था आपने, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसी लॉ को अगर हम केमिकल इक्वेशंस में इंट्रोड्यूस करें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या होना चाहिए? मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। और ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? इसका मतलब हो गया कि रिएक्टेंट में जो डिफरेंट काइंड के एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर ये प्रोडक्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से ये इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर लेगी, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन रिएक्टेंट्स, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा? मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, और ये किसमें? इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो बिकॉज द इक्वेशंस फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ड्यू टू दैट यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ये है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एक इक्वेशन लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो एक बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन ले लिया आपने, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2, ठीक है। दिस इज द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग 2H2, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, तो बैलेंस बैलेंस है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आपको ईच काइंड ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्टेंट। 2H2 प्लस O2 जो है ये रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 2 टू द 4, एंड ऑक्सीजन कितना है? O2, मतलब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस तरफ प्रोडक्ट साइड में चेक करिए, हाइड्रोजन कितना है? अगेन 2H2, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, एंड दिस 2 नंबर इज मल्टीप्लाइंग दिस होल मॉलिक्यूल, मतलब ये हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ऑक्सीजन को भी। तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, देखो 2। अब देखो हाइड्रोजन इक्वल है दोनों तरफ, है ना, और ऑक्सीजन भी इक्वल है दोनों तरफ, है ना। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है कंबशन रिएक्शन, ये कैसी है? दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। समझ पा रहे हो? अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में है, वही लेते हैं, कुछ डिफरेंट लेते हैं। देखिए, जैसे आपने लिया आयरन,
ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका आयरन। और आयरन की रिएक्शन जब आप कराते हैं वाटर के साथ में तो बनता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4। दिस इज आयरन ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट एंड दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ध्यान रखना। एंड विद द रिलीज ऑफ व्हाट, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है। यहाँ पे आयरन 1 है, इस तरफ आयरन 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। मतलब नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है ना? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये जो दे रखे हैं एटम्स, इनको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, आप इस तरह से इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। कर दिया, हमने भी कर दिया और आपने भी कर दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ब्रैकेट हमने बंद किया है, इस ब्रैकेट के अंदर मुझे किसी भी नंबर को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप किसी भी नंबर को टच नहीं करेंगे, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि फॉर्मूला चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, कंपाउंड चेंज हो जाएगा, है ना? मतलब आपकी इक्वेशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो देखो क्या करते हैं, अब चेक करते हैं। रिएक्ट, ये इस तरफ जो है हमारे दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स है। और इस तरफ जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, चेक करते हैं। आयरन यहां पे कितना है? Fe1। हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1। ये रिएक्टेंट साइड की कंडीशन है। प्रोडक्ट साइड में चेक करिए। आयरन इज Fe is 3, oxygen is 4 and the hydrogen is 2। Fe3 oxygen 4 hydrogen is 2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे? इन सब में सबसे पहले हम मेटल बैलेंस करेंगे, मतलब आपको आयरन बैलेंस करना है। ठीक है, तो आयरन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो Fe है, यहाँ पे 1 था, वहां पे 3 है, तो इसका मतलब ये जो Fe है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 3। लिख दिया आपने। अब देखो सेकंड में ये क्या हो जाएगा? ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3Fe। ध्यान रखना Fe से पहले मैंने 3 लिखा है, ब्रैकेट के पहले आपको ऑलवेज लिखना है। तो 3Fe हो गया प्लस H2O, तो उतना ही है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। गिव्स आउट क्या बन जाएगा? Fe3O4, ये भी एज इट इज रहेगा, एंड प्लस H2। ठीक है, अब हम क्या करें? अगेन चेक करिए। एक फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में फिर से आपको चेक करना पड़ेगा। तो आयरन देखो अब कितना हो गया? 3Fe। तो आयरन हो गया आपके पास में 3, हाइड्रोजन आपके पास में 2 ही है, एंड ऑक्सीजन है आपके पास में 1। ठीक है, कम टू द प्रोडक्ट साइड। आयरन Fe is 3, oxygen is 4 and the hydrogen is 2। सेकेंड अटेम्प्ट में हम किसको बैलेंस कर लें? अब हम बैलेंस कर लें ऑक्सीजन को। पहले मेटल बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां पे 4 है और यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 1। इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे किसको? ऑक्सीजन है H2O के पास में, तो हमें यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस पहले से था, थोड़ा और अनबैलेंस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो थर्ड स्टेप में हमारी रिएक्शन क्या हो गई? दिस इज 3Fe, ब्रैकेट वैसे ही रखेंगे, प्लस यहां पे आ गया 4H2O। गेटिंग? गिव्स आउट क्या बन जाएगा? Fe3O4, ब्रैकेट बंद रहेगा, एंड प्लस H2। अब देखो क्या क्या चीज बैलेंस हो गई, फिर से चेक करते हैं। आयरन कितना है यहाँ पे? Fe3। ऑक्सीजन कितना हो गया? ये 4 नंबर इस पूरे ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वाटर के साथ में ऑक्सीजन 1 था, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। और हाइड्रोजन देखो कितना हो गया? 4 2 जा 8। गेटिंग? प्रोडक्ट साइड में चेक करिए। आयरन कितना है? 3।
Fe3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 एंड द हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। यहां पे देखो हाइड्रोजन 8 है। आई फर्स्ट चेक, आयरन बैलेंस्ड, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 4 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो हम इसका मतलब हमें इस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाई 4। ठीक है, तो इसका अब देखो मल्टीप्लाई हाइड्रोजन है कहां पे? यहाँ पे सेपरेटली, तो इस तरफ मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फोर्थ स्टेप में आइए। फोर्थ स्टेप में क्या हो गया? 3Fe प्लस 4H2 gives out Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर से एक बार चेक करते हैं कि सारे एटम्स बराबर हुए कि नहीं हुए। वैसे हम लोगों ने कर लिए हैं। तो Fe कितना हो गया? देखो Fe3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4, इस तरफ Fe3 ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन कितना हो गया? देखो ये 4 से मल्टीप्लाई किया आपने H2 को, तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 8। अब देखो सारे एटम्स इक्वल हैं। The number of atoms of each kind in the reactant side is equal to the number of atoms of each kind in the product side। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन है, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ पाए नहीं समझ पाए? और अगर समझ पाए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, देर नहीं लगनी चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, और ये एग्जांपल भी हमने एनसीईआरटी का ही लिया है। कौन सा एग्जांपल है? कि जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो फेरस सल्फेट के बारे में आपको बता देते हैं। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जब इसको गर्म करते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो FeSO4 है, ये अपना जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये छोड़ देता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हो जाने की वजह से ये व्हाइट होने लगता है। कैसा होने लगता है? व्हाइट होने लगता है। ये कैसा है? दिस इज लाइट ग्रीन कलर। ये लाइट ग्रीन कलर का है। व्हेन इट इज हीटेड टू सम एक्सटेंट इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली हेल्ड बाय द सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूजली हेल्ड करता है, दैट इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहां पे डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि आपको लिखना होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ water molecules held by, sorry, loosely held by salt। और जो ऐसे सॉल्ट्स जो वाटर मॉलिक्यूल रखते हैं अपने साथ में, जैसे FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, है ना, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, Na2CO3.10H2O, है ना, और POP, जिप्सम। तो सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये कैसा होता है? लाइट ग्रीन कलर का। जब इसको हीट करते हो कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर फॉर्म में निकल जाते हैं और ये फेरस सल्फेट बचता है, इट चेंजेस इट्स कलर। ये धीरे धीरे व्हाइट होने लगता है और जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर्ड हो जाता है, जैसे रस्ट होता है, जैसे आयरन में जब जंग लगती है वो कलर आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला वही बनता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखते हैं। आपने एग्जांपल लिया FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, इसको जब हीट करते हैं स्ट्रांगली तो ये बन जाता है क्या? Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है एंड प्लस सल्फर
ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फेरस सल्फेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये पहले ही छोड़ चुका है, या नहीं छोड़ा है तो छोड़ देगा। दिस इज फेरिक ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, एंड व्हाट इज इट्स कलर, इट इज रेडिश ब्राउन कलर। लोहे में जंग लगना सबने देखा होगा, ये लोहे के जंग का ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ आयरन रस्ट। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना है, ये इक्वेशन है हमारे पास में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं फिर उसी तरह से, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन द प्रोडक्ट साइड, जो कि हमारा रूल है, मतलब पता है आपको, है ना, क्योंकि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, इसलिए मुझे इसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहां पे फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन कितने हैं यहाँ पे, Fe1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं, आयरन कितना है Fe2, ऑक्सीजन देखो कितना है 3 यहां पे है, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, तो 3 3 6 2 8, और सल्फर कितना है 1 एंड 2। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बैलेंस कर लीजिए आप मेटल को, और यहां पे मेटल कौन सा है, मेटल इज आयरन। ठीक है ना, तो हम कैसे बैलेंस करें, यहां पे देखो आयरन 2 है और इस तरफ आयरन 1 है। ठीक है, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि बैलेंसिंग से पहले ये जो फॉर्मूला है इसको आप ब्रैकेट में जरूर बंद कर दें, क्योंकि अगर ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो आप इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप फॉर्मूला चेंज कर देंगे। और ब्रैकेट के अंदर आपको कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है, जो कुछ बैलेंसिंग करनी है ब्रैकेट के बाहर करनी है। ठीक है, तो अब इस Fe को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो Fe को अकेले तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि आपको तब ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ नहीं लिखना है, तो हम मल्टीप्लाई कहां करेंगे, इस तरफ, बाहर की तरफ, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल को, फेरस सल्फेट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Fe को बैलेंस करने के लिए। तो सेकेंड स्टेप देखते हैं क्या बनता है, 2, और ये हो गया आपका FeSO4। ठीक है, गिव्स आउट Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, समझ पाए। अब देखो फिर से चेक करते हैं बैलेंस हुई कि नहीं हुई। आयरन तो बैलेंस हो गया था, Fe यहां पे 2Fe मतलब 2 हो गया, 2 सल्फर हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है 4 था, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 8 हो गया। कम टू द प्रोडक्ट साइड, आयरन कितना है Fe इज Fe2, ऑक्सीजन हमने पहले ही काउंट किया था फर्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन कितना है 8, क्योंकि प्रोडक्ट को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। और सल्फर देखो कितना है, सल्फर इज 1 एंड 1 2। अरे ये तो एक ही स्टेप में बैलेंस हो गई भाई, हमने सिर्फ इस मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई किया फेरस सल्फेट को, और इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। बड़ी इजी है यार। आयरन देखो, आयरन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड, मतलब दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। 2FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, समझ पाए तो बटन दबा दो फटाफट, सब्सक्राइब कर दो। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल, दो हो गए हैं, दो तीन एग्जाम्पल और लेते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। और अगर समझ में आ जाए, मैं फिर बोलता हूं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4। CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ गैस दैट इज कॉल्ड मीथेन। ये गैस CNG में प्रेजेंट होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे इसको कार में यूज करते हैं एज ए फ्यूल। इसका कंबशन करवा दीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CH4 प्लस O2 हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कंबशन करवा रहे हैं, और ये बन गया CO2 एंड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो आपके बारे में, इसके बारे में तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, है ना। तो सब बैलेंसिंग करना है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले जो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और फिर बोलता हूं ब्रैकेट को टच नहीं करना है, मतलब अंदर कुछ नहीं करना, अंदर छेड़छाड़ करोगे तो
जेल जाओगे, मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करें, एटम्स काउंट करेंगे। कार्बन कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, हाइड्रोजन कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना है 2। प्रोडक्ट साइड में आते हैं, कार्बन कितना है 1 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितना है 2 एंड 1 3 और हाइड्रोजन कितना है 2। अब देखो किस चीज में डिफरेंस है, हाइड्रोजन में डिफरेंस है और ऑक्सीजन में। ठीक है ना, कार्बन बैलेंस है तो कार्बन को हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं पहले, क्योंकि ऑक्सीजन अनइक्वल है। ठीक है, मतलब एक इवन है दूसरा ऑड है, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, यहां पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न मुझे फॉलो नहीं करना है, बस इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां पे कितना है 4, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें पूरे H2O को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 एंड प्लस H2O। इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन द रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड। तो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। ये रिएक्टेंट साइड का नंबर है। प्रोडक्ट साइड में देखो कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन अब इवन हो गया, 2 यहां पे और 2 यहां पे, कितने हो गए 4, एंड हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2 2 जा 4। ठीक है, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन को पहले बैलेंस किया था ताकि ऑक्सीजन को इक्वल किया जा सके, मतलब इवन नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकते, नॉट इक्वल, इवन नंबर्स में। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2, इसका मतलब यहां पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा CH4 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट के बाहर मुझे 2 लिख देना है, ये मल्टीप्लाई हो गया। गिव्स आउट क्या हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस 2H2। गेटिंग। अब फिर से काउंट करिए, देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 2 2 जा 4। प्रोडक्ट साइड में आते हैं, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 एंड ऑक्सीजन 2 एंड 2 4। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, मजा आया ना, मजा तो आएगा ही। चलिए आगे और इक्वेशंस लेते हैं। एक और इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज आपने लिया एक रिस्पिरेशन की इक्वेशन ले लेते हैं। बायोलॉजी में आपने रिस्पिरेशन पढ़ा होगा, तो रिस्पिरेशन का फॉर्म, रिस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल्स, है ना। यही तो रिस्पिरेशन है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और बहुत सारी एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए रिस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। आपने ले लिया ग्लूकोज, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, ऑक्सीजन, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंपली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड प्लस वाटर बनेगा विद द रिलीज ऑफ लॉट्स ऑफ एनर्जी, और ये रिस्पिरेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो उसी तरह से बैलेंस करते हैं। ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया है, फटाफट बैलेंस कर दो। देखता हूं, मेरे से पहले आप बैलेंस करो। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 एंड 2 8, यहां पे 6 है, यहां पे 2 है, 8। प्रोडक्ट साइड में आइए, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 एंड 1 3 एंड हाइड्रोजन 2। सबसे पहले किसको बैलेंस करें, कार्बन को। कार्बन यहां पे कितना है, देखो रिएक्टेंट साइड में 6 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो हम क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। अब इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूं, यहां से लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा, कमेंट कर दीजिए फटाफट अगर समझ में आ रहा है आप सभी को। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
क्योंकि आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा जो इंथुसियाज्म है वो बढ़ जाता है, मैं बूस्ट हो जाता हूं विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो अब सेकंड स्टेप में देखो आते हैं, आपके पास में हो गया C6H12O6, ये ग्लूकोज लिया था हमने और इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हो गया 6CO2 एंड प्लस क्या रहेगा H2O को अभी बिल्कुल टच नहीं किया है। लेट्स चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 8 इन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में कार्बन 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया देखो, ऐसे लिख लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कार्बन 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 2 12 एंड 12 1 13। ठीक है, समझ पा रहे? फिर से गड़बड़ हो गया, कार्बन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो अब या तो हाइड्रोजन को बैलेंस करें या तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते, हो सकता है ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही जगह है प्रोडक्ट साइड में और ऑक्सीजन दोनों तरफ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 12 है इधर 2 है, हम क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से लिखते हैं C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट, ये 6CO2 आपका पहले ही आ गया था और 6H2O इस बार आ गया जब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। ठीक है ना। फिर से चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड। कार्बन 6, हाइड्रोजन देखो 12 है, ऑक्सीजन वही 8 है। यहां पे कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 2 12। देखो कार्बन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है 6 2 12 और अब 6 2 12 यहां पे ऑक्सीजन है, ये O2 था एंड 6 फिर यहां पे हो गया कितना हो गया 18 ऑक्सीजन and here 8. What is the difference? Difference of 10 oxygen atoms. यहां पे क्या है difference of 10 oxygen. 10 oxygen is equal to 5 O2. 5 2 10, ये रिएक्टेंट साइड में कम है तो एक O2 है यहां पे, 5 O2 और कम है ना। तो 5 O2 को यहां पे हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6 O2। तो यहां पे लिख सकते हो ऐड 5 O2 इन रिएक्टेंट, ऐड कर देंगे तो देखो इक्वल हो जाएगा C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, प्लस 5 था 5 ऐड करना है, 1 पहले से हो गया 6O2 गिव्स आउट 6CO2 एंड प्लस 6H2। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 2 12 6 18। यहां पे देखिए कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 2 12, ऑक्सीजन पहले से 18 था। देखिए बताइए फटाफट, सब्सक्राइब कर दीजिए, छोड़िएगा नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आया ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, सुबह तक सिर्फ, अभी तो शाम को मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूं, सुबह को आपको नया वीडियो मिलेगा इसी चैप्टर का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो आपको 6 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी होती है वहां पे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।